उस ट्रेनी को अपना रिजल्ट मिला और इंस्ट्रक्टर ने उसे वापस जाने का इशारा किया। उस कैडेट के चेहरे पर राहत की एक झलक दिखी, जैसे उसका बच जाना ही बड़ी बात हो। लोगों का ध्यान अब हटने ही वाला था और यही खतरे का मौका था। इंस्ट्रक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक उनकी आंखों के सामने तलवार की नोक और रोशनी की एक लकीर कौंधी। वो हमला इतना तेज और अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में अखाड़े की शांति भंग हो गई और सबको समझ आ गया कि असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। उसका वो जादू चलाने वाला दुश्मन अपना सिर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई कांच टूट रहा हो। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब बहाने छोड़ो और असली लड़ाई दिखाओ, जैसे वो अखाड़ा उसके लिए कोई खिलौना हो। क्रूएल ड्वाइट भी ठंडी हंसी हंसा। उसने इस बात का मजाक उड़ाया कि क्या असल जिंदगी में सिर्फ रुको चिल्लाने से कुछ खत्म हो जाता है। उसके लिए मुकाबला तब खत्म होता है जब कमजोर की सांसें थम जाएं। दुश्मन की मौत ही लड़ाई का आखिरी पड़ाव होती है। वहां खड़ा असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर भी पहले तो ये सब देखकर मजा ले रहा था, पर फिर ड्वाइट ने उसे ही आड़े हाथों ले लिया। उसने सीधे पूछा कि क्या ये वर्दी पहन लेने से किसी को इतना हक मिल जाता है कि वो एक खानदानी रईस से इतनी बदतमीजी से बात करे। जहरीली बातें बोलने के बाद उस घमंडी लड़के ने अपना हाथ हवा में उठाया। उसने अपनी उंगलियां ऐसे फैलाईं जैसे हवा को ही मुट्ठी में भर लेगा, और एक जोरदार वार करने के लिए तैयार हो गया। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, चिल्लाया और हाथ उठाया, पर वो लड़का तो जैसे बेकाबू हो चुका था। उसे अब कोई चेतावनी या नियम नहीं रोक सकता था। कोई और रास्ता न देखकर उस आदमी को फिर से ड्वाइट से उलझना पड़ा। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और सामने से आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अखाड़े में तनाव बढ़ता ही जा रहा था। लोरेना बियोवुल्फ ये सब अखाड़े में होते देख रही थी और उसका मन खराब हो गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो बस एक रईस बंदे का घटिया शौक था, जहां दूसरों का दर्द उसके लिए मजा था। आसपास खड़े कैडेट्स फुसफुसाने लगे कि ड्वाइट पागल हो गया है, क्योंकि ऐसी हरकतें एकेडमी में भी बर्दाश्त के बाहर थीं। कोई कह रहा था कि उसकी बातें बहुत ज्यादा बदतमीजी भरी हैं, पर फिर भी कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रोमन को वो दिन याद आए जब चीफ इंस्ट्रक्टर वहां नहीं थे। उस वक्त ड्वाइट खुद को वहां का राजा समझता था, जैसे वो पूरी जगह उसकी जागीर हो। काशा एवरन, जो 5वें नंबर पर थी, उसे उस असिस्टेंट पर तरस आया। उसने रोमन से कहा कि कुछ करो और उस बेचारे की मदद करो, इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। रोमन ने बड़ी कड़वाहट से जवाब दिया कि पहले भी इंस्ट्रक्टरों ने छोटे लेवल के कैडेट्स को मार डाला था और किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ सबको अपनी जान खुद बचानी पड़ती है। काशा को लगा कि रोमन बस डरपोक है। पहले तो लोरेना को नहीं लगा था कि ड्वाइट वाकई में सनकी है। हाँ, उसका गुस्सा और उसकी वो घटिया मुस्कान बदनाम थी, पर वो सच में पागल ही है, ये उसने बिना सबूत के कभी नहीं माना था। फिर उसे याद आया कि ड्वाइट ने पहले भी एक असिस्टेंट को मारा था। अफवाहें थीं कि 2 साल पहले उसका दिमाग पूरी तरह चल गया था। अब उसे देखकर लोरेना को समझ आ रहा था कि वो कितना खतरनाक हो चुका है। रोमन इस बात से गुस्से में था कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा और अखाड़े का स्टाफ अनदेखा कर रहा है। काशा ने उसे याद दिलाया कि ड्वाइट का परिवार कितना ताकतवर है। रोमन अपनी साख खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि कुछ दाग कभी नहीं धुलते। लोरेना को लगा कि रोमन और काशा दोनों ही डरे हुए हैं। ग्रेजुएशन पास था और कोई भी ड्वाइट के परिवार से पंगा नहीं लेना चाहता था। सबने चुप रहना ही बेहतर समझा।
अखाड़े में असिस्टेंट जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास से एक छोटा सा वार बिजली की तरह गुजरी, इतनी पास से कि हवा भी चुभ गई। ये एक साफ इशारा था कि अगला वार सीधा उसे लगेगा। ड्वाइट उस गिरे हुए आदमी पर हंसा और ताना मारा कि बिना हथियार के एक असिस्टेंट की कोई औकात नहीं। फिर वो उसे खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, इससे पहले कि कोई बीच में आए। लोरेना से ये सब देखा नहीं गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे सिर्फ ड्वाइट की हंसी और उस बेचारे की सांसें सुनाई दे रही थीं, जो उसे बहुत बुरी लग रही थीं। उसने आंखें बंद किए हुए ही एक फैसला लिया, फ्रीजिंग तकनीक। अगर वो कुछ नहीं करती तो वो आदमी मारा जाता। लोरेना अपनी चुप्पी को इस पाप का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती थी। अचानक उसने आंखें खोलीं, उसका इरादा पक्का था। अब झिझक खत्म हो चुकी थी। जब सब चुपचाप देख रहे थे, उसने आगे बढ़ने का मन बना लिया। ड्वाइट अचानक पीछे जा गिरा, बर्फ के एक जोरदार धमाके ने उसे हिला दिया। वो उस नुकीली बर्फ के ढेर से दूर जा गिरा। उसे इस अचानक हुए हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब दोनों के बीच बर्फ की एक दीवार खड़ी थी। असिस्टेंट तो हैरान था, पर ड्वाइट तुरंत समझ गया कि ये क्या है, बर्फ की कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज। बर्फ के वो टुकड़े बहुत नुकीले थे। जरा सी गलती और जान जा सकती थी। अखाड़ा अब एक खतरनाक जाल बन चुका था जहां मौत हर कदम पर इंतजार कर रही थी। लोरेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो नहीं चाहती थी कि ऊपर बैठे लोगों में खलबली मचे, पर उसकी नजरें ड्वाइट की हर हरकत पर टिकी थीं। उसके हाथ में बियोवुल्फ खानदान की जादुई बर्फ की तलवार आ गई। ड्वाइट गुस्से में चिल्ला रहा था कि लोरेना ने उसके परिवार के साथ ऐसा मजाक करने की हिम्मत कैसे की। लोरेना ने बड़े गंभीर अंदाज में उसे चेतावनी दी कि उस पर हमला न करे। उसने साफ कह दिया कि अब वो अपनी जुबान भी न हिलाए, क्योंकि उसकी अगली आवाज उसकी आखिरी हो सकती है। ड्वाइट बस नफरत से मुस्कुराया। उसने कभी किसी की बात नहीं मानी थी, और उसका अंदाज बता रहा था कि वो लोरेना की बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। ड्वाइट ने बहुत ही आराम से ये बात मानी, जैसे कोई रोज के काम की बात कर रहा हो। वो पढ़ाई खत्म होने से पहले ही उसे रास्ते से हटाना चाहता था। उसे लगा कि यही सबसे सही मौका है। लोरेना ने भी पलटवार किया और उसके घमंड को चूर कर दिया। ड्वाइट की आंखें किसी पुराने राक्षस की तरह जलने लगीं। उसने ऐलान किया कि ये लोरेना की जिंदगी का आखिरी टेस्ट होगा। जब घायल असिस्टेंट को बाहर ले जाया जा रहा था, लोरेना ने ड्वाइट को खरी-खरी सुनाई। उसने कहा कि वो हमेशा कमजोरों का शिकार करता है। अगर उसे असली लड़ाई चाहिए तो किसी ताकतवर का सामना करे। वो कमीना रईस बस मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएगा, जैसे किसी कीड़े को कुचलना हो। ड्वाइट ने अपना सिर पकड़ लिया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि लोरेना की बातें कितनी महान हैं। उसके हर शब्द में नफरत थी, जैसे वो इज्जत नाम की चीज का मजाक उड़ा रहा हो। लोरेना देख रही थी कि ड्वाइट का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। वो और भी खतरनाक होता जा रहा था, जैसे लोरेना की चुनौती ने आग में घी डाल दिया हो। वो उसे सिर्फ हराना नहीं, बल्कि तोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि लोरेना की हिम्मत जवाब दे दे और उसका चेहरा शर्म से झुक जाए। उसके लिए हार से ज्यादा बेइज्जती बड़ी जीत थी। मुकाबला शुरू हुआ और उनमें से एक हवा में उछला। ये साफ था कि अब जो भी होगा, वो बहुत खतरनाक होगा और कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। पूरे मैदान में एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे सैकड़ों सितारे एक साथ फट गए हों। हर तरफ बस चमक ही चमक थी, जिसने परछाइयों को भी गायब कर दिया। लोरेना ने अपनी खानदानी तलवार कसकर पकड़ ली।
उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और पक्का इरादा था जो साफ दिख रहा था। व्हाइट ने भी अपनी तैयारी कर ली। उसके हाथ अब खूंखार पंजों की तरह लग रहे थे। वो पहले उसे घायल करना चाहता था और फिर मारना। वो घमंडी लड़का हवा में तैर रहा था। वो लोरेना को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसी की होगी। लोरेना पीछे नहीं हटी। उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी काबिलियत और बहादुरी पर भरोसा रखा। वो अपनी जीत खुद छीनने के लिए तैयार थी। उसने सीधे ड्वाइट की आंखों में देखकर कहा कि उसे पता है उसे क्या चाहिए, उसे ये तलवार चाहिए। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बियोवुल्फ खानदान की निशानी छीनकर अपना दबदबा बनाना चाहता है। ड्वाइट नफरत से भर गया। उसने कसम खाई कि वो लोरेना जैसी मामूली लड़की को अपने नंगे हाथों से ही ठीक कर देगा, ताकि उसकी हार और भी शर्मनाक हो। अगले ही पल दोनों टकराए। तलवार और पंजों के बीच जोरदार मुकाबला शुरू हुआ। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऊपर से रोमन देख रहा था। उसे लगा कि नतीजा तो साफ है। पर काशा ने उसे टोका और कहा कि दोनों बराबर के हैं और एक छोटी सी गलती बाजी पलट सकती है। एक और कैडेट ने गौर किया कि लोरेना का तालमेल बेहतर है। उसने कहा कि कुछ ही देर में ड्वाइट थकने लगेगा और उसके लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। काशा को ये सुनकर थोड़ा चैन मिला, पर उसे अब भी डर था कि ड्वाइट ईमानदारी से हार नहीं मानेगा। बीच बीच में ड्वाइट से एक अजीब सी काली ताकत निकल रही थी। अफवाह थी कि उसका परिवार कुछ वर्जित शक्तियों का इस्तेमाल करता है और शायद वो अब वही कर रहा था। व्हाइट जान लेने पर उतारू था, जबकि लोरेना थोड़ा संभल कर लड़ रही थी ताकि कोई बड़ा बखेड़ा न खड़ा हो। रोमन ये सब देखकर काफी परेशान था। रोमन ने चिढ़ते हुए कहा कि काशा को क्या पता। उसने याद दिलाया कि ड्वाइट पिछले 2 सालों से तीसरे नंबर पर है और वो ऐसे ही वहां नहीं पहुंचा है। काशा ने उन 3 सबसे बड़े लीडरों का नाम लिया जो सबसे ऊपर थे। पर रोमन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस सामने दिख रही हकीकत की चिंता थी। काशा एवरेन थोड़ी मायूस हो गई और अपने उस साथी की बात सुनने लगी जो अच्छी तरह जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी बातों में एक ऐसी समझ थी जैसे वो काशा के दिखावे के पीछे छिपी फिक्र को साफ देख पा रहा हो। उसने 80 लोगों की एक टीम बनाई थी, जिसमें आम लोग और रईस बच्चे दोनों थे, पर सच तो ये था कि वो कोई अनुशासित यूनिट कम और रुतबे और अफवाहों के पीछे पागल एक फैन क्लब ज्यादा लग रही थी। और उस समय काशा शायद रईसों को खुश करने और असली एकता बनाने के बजाय नाम और रुतबा बटोरने में ही ज्यादा व्यस्त थी। जवाब में लड़की ने भी पलटवार किया कि उन दिनों वो खुद भी कम व्यस्त नहीं था, इसलिए वो उसे जज करने की हालत में तो बिल्कुल नहीं है। रोमन ने कोई बहस नहीं की, वो बस खामोशी से काशा को देखता रहा। उसकी नजरों में एक ऐसी स्थिरता थी जिसे पढ़ पाना मुश्किल था, जैसे वो उन बातों को तौल रहा हो जो उसने न कहने का फैसला किया था। रोमन ने अपनी टीम बहुत सोच समझकर बनाई थी, गुलामों और कैडेटों को मिलाकर कुल 56 सैनिक। उसने उन्हें 8-8 के साथ ग्रुप में बांटा था, ऐसी छोटी और काम करने वाली टीमें जिन्हें भागने के रास्ते ढूंढने, चुपके से निकलने और उस वक्त जिंदा बचने की ट्रेनिंग दी गई थी जब एकेडमी के नियम जवाब दे जाएं। उस रंगरूट के हिसाब से उसकी जान पहचान वाली वो लड़की दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेती थी, हमेशा नजर रखना, दखल देना और लोगों को शतरंज की गोटियों की तरह चलाने की कोशिश करना। फिर भी काशा को पूरा यकीन था कि रोमन उसके बारे में जितना बताता है उससे कहीं ज्यादा सोचता है, अक्सर गहराई से, और एक ऐसे इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही निजी तौर पर जो खुद को अलग थलग दिखाने का नाटक करता हो।
तभी उनकी बातचीत के बीच एक अजीब सी आवाज गूंजी, तेज, बनावटी और कुछ ऐसी गलत कि दोनों वहीं जम गए। टीमों और काम के रिश्तों वाली सारी बातें एक झटके में थम गईं और अखाड़े की तरफ उनका ध्यान जाते ही एक अजीब सी बेचैनी छा गई। लेडी लोरेना बियोवुल्फ की तेज तलवार क्रूएल ड्वाइट के गले पर टिकी थी, उसकी ठंडी चमक खाल को बस छू रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मुकाबला आखिरकार खत्म हो गया, और ये साफ और पक्का नतीजा देखकर ऊपर से देख रहे उन दो दर्शकों को बड़ी राहत मिली। क्रूएल ड्वाइट अपने घुटनों के बल गिर पड़ा, उसका शरीर और घमंड दोनों झुक गए थे, और उसने ऊपर लोरेना की तरफ ऐसे देखा जैसे वो अब भी अपनी अकड़ से कोई सौदा कर सकता हो। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, पर लोरेना ने उसे पहले ही काट दिया। उसकी आवाज शांत, अटल और बिल्कुल साफ थी, सब खत्म हो गया। उसने सलाह दी कि अगर वो और लड़ना चाहता है तो तब आए जब वो हार का मतलब सीख जाए। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो सिर्फ अपनी ताकत और पागलों जैसे गुस्से के भरोसे रहा तो वो फिर हारेगा, हर बार, बिना किसी अपवाद के। लोरेना ने उसे समझाया कि वो थोड़ा विनम्र बने, इससे पहले कि उसका अहंकार उसे चकनाचूर कर दे, और अपनी इस बचकानी क्रूरता से खुद को शर्मिंदा करना बंद करे जिसे वो आत्मविश्वास समझ रहा है। वो रईस हार के इस कड़वे घूंट को पीने और अंदर ही अंदर कुढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसका सीना तेज सांसों से ऊपर नीचे हो रहा था, चेहरे पर पसीना और गुस्सा साफ था, जबकि उसकी आंखें बार बार गले के पास टिकी तलवार की नोक को देख रही थीं, जो एक बर्फीली याद दिला रही थी कि वो मौत के कितने करीब था। एक काली परछाई उसके पास रेंगती हुई आई, जैसे उसकी अपनी नफरत से ही निकली कोई हमशक्ल हो। एक जहरीली मुस्कान के साथ वो उसके करीब झुकी और एक ऐसा सवाल पूछा जो जहर की तरह चुभा, क्या क्रूएल ड्वाइट इस बेइज्जती को फिर से झेलेगा, या वो आखिरकार किसी ज्यादा खौफनाक रास्ते को चुनेगा? बेचारे क्रूएल ड्वाइट का मजाक उड़ाते हुए उस परछाई ने उसकी नाकामियों को बड़े मजे से गिनाया। उसका हर शब्द किसी पुराने जख्म पर चोट जैसा था। उसने उसे याद दिलाया कि कैसे वो बार बार अर्श से फर्श पर गिरा है, कैसे उसे अपनी निजी चीजें तक गंवानी पड़ी, कैसे वो हमेशा वही चीज हार जाता है जो मायने रखती है, और ताना मारा कि उसके लिए भविष्य में भी कुछ नहीं बदलने वाला। उस मुस्कुराते हुए अंधेरे ने जोर देकर कहा कि अगर क्रूएल ड्वाइट ठीक से लड़ा होता, अगर वो जान लेने के लिए लड़ा होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। न घुटने टेकने पड़ते, न बेइज्जती होती, न गले पर तलवार होती, बस दबदबा होता, डर होता और वो खामोशी होती जो किसी लाश के जमीन पर गिरने के बाद छा जाती है। फिर उस काली चीज ने उसे याद करने के लिए उकसाया, उसे बचपन के उन दिनों में ले गई जब दुनिया उसकी हुआ करती थी। उसने उस हवेली की बात ऐसे की जैसे वो पत्थरों पर लिखा उसका पैदाइशी हक हो, फुसफुसाते हुए कि हर कमरा, हर नौकर, हर चमकता हुआ गलियारा कभी सिर्फ उसका हुआ करता था। बहुत पहले, उन बीते सालों में जो अब एक सपने जैसे लगते थे, क्रूएल ड्वाइट सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सच में वारिस था। उसके पास ओहदा था, विशेषाधिकार थे, और सबसे बड़ी बात अपने पिता का सच्चा प्यार था, एक ऐसी गर्माहट जो उसे बेमिसाल महसूस कराती थी। और फिर जैसे उसकी जिंदगी पर किसी ने कुल्हाड़ी चला दी हो, उस बदकिस्मत लड़के ने सब कुछ खो दिया। वो काली परछाई उसे बड़े बनावटी तरस के साथ देख रही थी, उसे बेचारा कह रही थी, सहानुभूति से नहीं बल्कि मजे लेने के लिए कीचड़ में गिरे एक राजकुमार की तड़प से मीठा कुछ नहीं होता। ये फुसफुसाहट सुनकर कि अगर वो लड़ता और जान ले लेता तो उसे सब कुछ वापस मिल जाता, वो हवेली, वो विरासत, वो प्यार, क्रूएल ड्वाइट की आंखों में एक अजीब सी चमक जाग उठी। वहां का अंधेरा और गहरा हो गया, और उसने उस परछाई की बात पर ऐसे सिर हिलाया जैसे वही इकलौता सच हो जो मायने रखता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस दूसरी दुनिया के जीव का वादा मान लिया,
सब कुछ फिर से उसकी जायदाद हो सकता है अगर वो बस उसे मार दे जो उसके रास्ते में खड़ा हो। उसके दिमाग में बाधाएं अब निशाने बन गई थीं, और निशाने लाशें एक आसान सा हिसाब जिसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। अब भी घुटनों के बल बैठे हुए ड्वाइट ने अपना सिर उठाया और लेडी लोरेना बियोवुल्फ को ऐसे देखा जैसे वो कोई ऐसी पहेली हो जिसे उसने पहले ही सुलझा लिया हो। उसने उसे कॉन्फिडेंट कहा, लगभग तारीफ के अंदाज में, पर लोरेना के चेहरे पर तनाव बढ़ गया क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, नहीं ये कि उसकी आवाज अचानक इतनी पक्की क्यों लग रही थी। फिर अपनी नजरों में एक ज्यादा बेखौफ और पागलपन भरी चमक लिए वो विलेन अपने ऊपर खड़ी उस हाई रैंकिंग कैडेट को घूरने लगा। लोरेना ने तलवार पर पूरा काबू बना रखा था, पर ड्वाइट की आंखें अब तलवार को नहीं बल्कि उसे देख रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर टिकाए हो। एक ऐसी मुस्कान के साथ जो कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी, उसने माना कि उसका असली मतलब क्या था। वो लेडी लोरेना बियोवुल्फ को मिलने वाले उस मौके की बात कर रहा था जिसमें वो उसे खत्म कर सकती थी। उसके कहने का अंदाज ऐसा था जैसे वो खुद उसे न्योता दे रहा हो, जैसे उसकी जीत ही वो चिंगारी हो जिसकी उसे किसी और भी काले काम के लिए जरूरत थी। किसी ऐसे इंसान से ये उम्मीद से हटकर बातें सुनकर जो कभी जान पहचान वाला था, एकेडमी की उलझी हुई सामाजिक दुनिया में लगभग एक साथी जैसा, लोरेना के माथे पर बल पड़ गए। वो उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई, और उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी, जैसे किसी चमकते हुए स्टील पर एक दरार आ गई हो। क्रूएल ड्वाइट मुस्कुराता रहा। अखाड़े के उस तनावपूर्ण माहौल में उसका ये चेहरा बड़ा ही अजीब और डरावना लग रहा था। फिर उसने बड़ी ठंडी शांति के साथ ऐलान किया कि वो हारने के बजाय अभी इसी वक्त मरने को तैयार है। उसे सरेंडर करने की शर्मिंदगी के बजाय मिट्टी में मिल जाना मंजूर है। लेडी लोरेना बियोवुल्फ ने उसे पागल कहा। उसकी आवाज घबराहट में तेज हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वो कोई खोखली धमकी नहीं दे रहा है। उसने उसे रुकने को कहा, लगभग हुक्म देते हुए और गुहार लगाते हुए, क्योंकि वो जो रास्ता चुन रहा था वो सिर्फ पागलपन था जिसे उसने अपनी शान का नाम दे दिया था। लेकिन एक विशाल और खौफनाक काली परछाई उसके सामने पहले ही खड़ी हो चुकी थी, जो रात की तरह घनी होती जा रही थी और उस रईस कैडेट के अंदर आते बदलाव पर खुश हो रही थी। वो खुशी से कांप रही थी, जैसे क्रूएल ड्वाइट का अंधेरे के सामने घुटने टेकना कोई जश्न हो, कोई ताजपोशी हो, जैसे वो अपने घर वापस आ गया हो। बड़ी ही मक्कारी के साथ जादू का इस्तेमाल करते हुए क्रूएल ड्वाइट ने लेडी लोरेना बियोवुल्फ पर तब वार किया जब उसे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। ये हमला किसी धोखे जैसा था, जिसने उसे न सिर्फ अपनी ताकत से बल्कि इस बात से भी हैरान कर दिया कि कोई छल का सहारा लेकर इतना कायरतापूर्ण हमला कैसे कर सकता है। एक पुराने जानकार से ऐसी क्रूरता की उम्मीद न होने के कारण लोरेना का शरीर भयंकर दर्द से कांप उठा, क्योंकि दुश्मन की ताकत ने उसके बचाव को भेद दिया था। ऐसा लगा जैसे ठंडा जहर उसकी मांसपेशियों और सांसों को चीर रहा हो, जिससे वो सुन्न पड़ गई, कमजोर हो गई और खुद को संभालने की जद्दोजहद करने लगी। जैसे वो पागल हो गया हो, क्रूएल ड्वाइट ने अपनी उंगलियों के पंजों को फैलाया और लड़खड़ाती हुई लड़की की तरफ झपटा। उसका इरादा साफ तौर पर जान लेने का था। वो उसे मरा हुआ देखना चाहता था, हराया हुआ या नीचा दिखाया हुआ नहीं, बल्कि मिटाया हुआ। उसका चेहरा एक ऐसी भूख से बिगड़ा हुआ था जो अब इंसानी मुकाबला नहीं लग रहा था। तीसरे अखाड़े के ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर जादुई टुकड़े हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे टूटी हुई हकीकत के अंश हों। वो रोशनी में बड़े ही मनहूस तरीके से चमक रहे थे, और जैसे जैसे मुकाबला खौफनाक होता गया, वो मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। हर तैरता हुआ टुकड़ा एक खतरे की तरह गिरने का इंतजार कर रहा था। फिर नामुमकिन सा कुछ हुआ।
तेज से आते क्रूएल ड्वाइट के सामने एक अजीब सी काली परछाई आ गई, एक अचानक और खामोश दखल जिसने उसे हैरानी में रुकने पर मजबूर कर दिया। उस रईस की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस अनजाने इंसान के अचानक रास्ते में आने से बिल्कुल सकपका गया। उसके गले से गुस्से की एक लहर उठी और उसने चिल्लाकर पूछा कि ये कौन है जिसकी अपने दुश्मन को खत्म करने के उसके प्लान में दखल देने की हिम्मत हुई। उसकी आवाज गुस्से से फटी जा रही थी। ये सवाल कम और धमकी ज्यादा थी, जैसे उसे बीच में रोकना ही कोई नाकाबिले माफी गुनाह हो। एक विशाल काला भेड़िया उसके सामने जमीन पर उतरा, जो अचानक ही कहीं से प्रकट हुआ था। उसकी चाल में एक शिकारी जैसी शालीनता और एक खौफनाक एहसास था। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों की तरह जल रही थीं, और यहाँ तक कि लड़ाई में इतना घमंडी रहने वाला क्रूएल ड्वाइट भी उस जीव के अचानक आने से हिला हुआ लगा। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो जानवर एक साफ इंसानी आवाज में बोला, जो बहुत ही शांत और दमदार थी। उसने खुद को वो काला भेड़िया बताया जो वापस आ गया है, जैसे ये जगह और ये पल किसी पुराने वादे का हिस्सा हो जो अब पूरा होने वाला था। रोमन और कशा एवरेन ऊपर से हक्के बक्के होकर देख रहे थे, पर उन्हें पहचानते देर नहीं लगी। वो उस आवाज को जानते थे। वो इतनी पहचानी हुई और खास थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और उनकी हैरानी घबराहट में बदल गई जब उन्हें इसका मतलब समझ आया। वो लड़के पूरी तरह दंग थे, आंखें फाड़े बिना पलक झपकाए नीचे अखाड़े को देख रहे थे, जो अब किसी मामूली ट्रेनिंग से बढ़कर कुछ और ही बन चुका था। उनकी सांसें गले में ही अटक गईं, क्योंकि जो वो देख रहे थे वो कोई चाल नहीं थी, वो एक बड़ा खुलासा था। उस विशाल शिकारी भेड़िए के भेष में वो इंसान था जिसे वहां मौजूद हर कोई जानता था, एक ऐसा शख्स जिसका नाम कभी खामोश दुख सहने और जिद के साथ जिंदा रहने के लिए जाना जाता था। वो जानवर जैसा दिखने वाला साया महज एक नकाब था, और उसके पीछे कोई ऐसा खड़ा था जिसे पहचाना जा सकता था। उस बेहोश लड़की को तेजी से उठा लिया गया। बड़े ही मजे हुए अंदाज में एक ऐसे नौजवान ने उसे उठाया जिसकी कदकाठी और खड़े होने का तरीका पीछे से भी पहचाना जा सकता था। उसकी हरकतें ऐसी थीं जैसे वो उसे बचाने आया हो और उसकी सुरक्षा ही उसकी इकलौती प्राथमिकता हो। ट्रेनिंग सेंटर का 974वां रंगरूट यान लेडी लोरेना बियोवुल्फ को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बढ़ा और उसके और मौत के बीच ऐसे खड़ा हो गया जैसे सालों का फासला उसके खतरे के सामने कुछ भी न हो। इस अचानक बदलाव से हैरान रोमन और कशा एवरेन ट्रेनिंग ग्राउंड से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। उनकी पुरानी बहसें खामोशी में बदल गईं, और उनकी जगह एक तनाव भरी हैरानी ने ले ली, क्योंकि अखाड़े का पलड़ा एक ही पल में पलट गया था। क्रूएल ड्वाइट की आंखें पथरासी गई, जैसे उसका दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा हो कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो उस आदमी जैसा लग रहा था जो किसी सच होते बुरे सपने को देख रहा हो, और पहली बार वो हमला करने के लिए नहीं झपटा, वो बस जम गया। अविश्वास ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। उसके सामने काले भेड़िए का रूप खड़ा था, पर उस साये के अंदर यान का साफ एहसास था, वो रंगरूप जो लेडी लोरेना बियोवुल्फ को बचाने आया था। वो नजारा बड़ा ही अनोखा था, एक जंगली साया और एक इंसानी इरादा मिलकर एक रक्षक की ताकत बन गए थे। पहले तो लेडी लोरेना बियोवुल्फ सदमे में रही, उसका दिमाग उस धोखे और अचानक हुए हमले के दर्द से चकरा रहा था। उसकी सांसें उथली और लड़खड़ाई हुई थीं, आंखें धुंधली थीं जैसे अखाड़े का शोर पानी के नीचे दब गया हो, दूर और बिगड़ा हुआ। फिर उसके शरीर में गर्माहट वापस आई, सुन्न पड़ चुके शरीर में जिंदगी फिर से दौड़ने लगी, और उसकी पलकें खुली। उसने सामने की तरफ देखा, खुद को हकीकत से जोड़ने की कोशिश की, वो रोशनी, वो शोर, अपनी सांसों का एहसास और वो साया जिसने उसे थाम रखा था। उस बहादुर योद्धा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
वो पुराना लो रैंकिंग रंगरूट यान उसके सामने एक रक्षक की तरह खड़ा था जो फौलादी इरादों से बना हो। वो जैसा था और अब जैसा बन गया था, उसके बीच का ये फासला उसे बिजली की तरह लगा। लेडी लोरेना बियोवुल्फ ने पूरी राहत और गहरी कृतज्ञता के साथ उसका नाम लिया। उसकी आवाज अपनी मजबूती के बावजूद कांप रही थी। वही था जिसने क्रूएल ड्वाइट को उसे मारने से रोका था, वही जो ठीक उस वक्त आया जब उसकी जिंदगी का धागा टूटने ही वाला था। अपनी जीत की उम्मीद छोड़ने से इनकार करते हुए क्रूएल ड्वाइट उनकी तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि आज किस्मत आखिरकार उसके साथ है। उसने सोचा कि वो यान के साथ भी वही करेगा जो उसने लोरेना के साथ किया था, उसके विरोध को कुचलकर खून के जरिए अपना दबदबा साबित करेगा। लड़की को काले भेड़िए की सुरक्षा में रखने के बाद 974वें रंगरूट ने उससे कहा कि वो आराम करे, भले ही कुछ पलों के लिए। उसकी आवाज सख्त पर नरम थी, जैसे वो उसे चैन की सांस लेने, खुद को संभालने और आगे जो भी हो उसे झेलने का भरोसा दे रहा हो। एक जहरीली मुस्कान के साथ रईस ड्वाइट लेडी लोरेना बियोवुल्फ पर ऐसे हंसा जैसे उसने किसी आवारा कुत्ते को सहारा दिया हो। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो सर्कस के खेल के लिए भेड़िए को पाल रही है। लगातार 2 सालों से वो उसकी दया का मजाक बनाने और उसके साथियों को महज एक खिलौना साबित करने की कोशिश कर रहा था। यान की नजरें सामने खड़े दुश्मन पर टिकी रहीं। उसकी नजरों में एक ऐसी ठंडी स्थिरता थी जो कड़ी मेहनत से हासिल की गई थी। उसने क्रूएल ड्वाइट से कहा कि 2 साल बाद भी वो विलेन जरा भी नहीं बदला, वही क्रूरता, वही घमंड, वही सड़ा हुआ इंसान जो अब भी रईसी की खाल ओढ़े हुए है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया और हवा में जादुई टुकड़े भर गए, ट्रेनिंग अखाड़े में एक नई ताकत ने कदम रखा। कोई जो इस शोर शराबे की तरफ खिंचा चला आया था, कोई जिसने यहाँ एक दिलचस्प शख्सियत के आने को गौर किया था। माहौल एक बार फिर बदल गया, जैसे रेत पर कोई नया अध्याय शुरू होने वाला हो। Would you like me to translate another section of this story for you? वो जादूगरनी जो ठंडी हवा के झोंके के साथ वहां आई थी, उसे देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे क्रूएल ड्वाइट की उमड़ती ताकत उसे कच्चा निगल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पतंगा आग की ओर खिंचा चला जाता है। पर यान की नजर नहीं डिगी। उसने इस दिखावे के पीछे की हलचल को भांप लिया था और उसे अपने आप पर पूरा यकीन था कि वो क्या देख रहा है। यान शुरू से ही सब समझ गया था, तब भी जब किसी और ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की थी। उस जादूगरनी ने नए आए बंदे को बड़ी तीखी नजरों से परखा और उसके मन में एक कड़वा ख्याल आया। ये 974वां रंगरूट सिर्फ देख नहीं रहा था, वो चीजों को ऐसे समझ रहा था जैसे राज खुद ब खुद उसके सामने खुल रहे हों। उसे साफ दिख रहा था कि क्रूएल ड्वाइट की ताकत बहुत तेजी से और बहुत आसानी से बढ़ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे में किसी तलवार को तेज किया गया हो। इस बढ़त को ऐसे ही जड़ पकड़ने देना ठीक नहीं था। अगर उसने इसे अभी नहीं रोका तो पलक झपकते ही एक खानदानी रईस का घमंड किसी हैवानियत में बदल जाएगा। इससे पहले कि वो इंसान की हद पार करके शैतान बन जाए, उसे रोकना जरूरी था। कैडेट ड्वाइट के अंदर छिपी उस शैतानी ताकत ने उसके आने पर दबी हुई खौफनाक हंसी हंसी, बड़ी ही घिनौनी और भूखी हंसी। ये कोई ऐसी हंसी नहीं थी जो सबको सुनाई दे, ये तो बस बुराई का अपने जैसे किसी को पहचानने का तरीका था। अखाड़े की हवा ही जैसे भारी हो गई, मानो परछाइयां भी सुनने के लिए करीब आ रही हों। क्रूएल ड्वाइट, जो थोड़ा सनकी भी था और दिमाग से भी चलता था, कोशिश कर रहा था कि यान उस शरीर के असली मालिक से क्या कह रहा है वो सुन सके। दूसरी तरफ यान ने अपने दुश्मन की ऊपरी अकड़ के पीछे एक घबराहट महसूस की, जैसे ड्वाइट को अचानक इस बात की फिक्र होने लगी हो कि आगे क्या होगा। लगता है राक्षसों को भी आने वाले कल से डर लगता है।
पहाड़ियों में मॉन्स्टर्स को हराने वाले उस योद्धा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून भरा भरोसा था, जैसे वो मौत के खेल को ट्रेनिंग मानता हो। उसने अपने दुश्मन को ऐसे देखा जैसे नतीजे का उसे पहले से ही पता हो। उसके हिसाब से पछतावा ही मंजिल थी और उसका दुश्मन पहले ही उस ओर चल पड़ा था। पूरी दुनिया को हुक्म देने वाले अंदाज में गुर्राते हुए क्रूएल ड्वाइट ने चिल्लाकर कहा कि ये बातें अब बंद करो। फिर वो बिजली की तरह झपटा, बिना किसी रहम के, उस बहादुर नौजवान को एक ही वार में खत्म करने के लिए। ये हमला सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये एक ऐलान था। इससे पहले कि दोनों आपस में भिड़ते, गेट पर एक आदमी दिखाई दिया और उसने अपनी तीखी डांट से सारा तनाव खत्म कर दिया। उसने उन लड़कों को बड़े दबदबे से घमंडी कहा, बिल्कुल वैसे जैसे उसने पहले भी कई घमंडी लोगों को सीधा किया हो। 2 साल बाद उसकी वापसी एक बड़े धमाके जैसी थी। उससे एक भारी और अनुशासित ताकत महसूस हो रही थी। वो पक्का चीफ इंस्ट्रक्टर ही था। उसने अपनी आवाज बुलंद करते हुए आखिरी बार चिल्लाकर उन्हें रुकने और अपनी जगह पर वापस जाने का हुक्म दिया। अपनी वही पुरानी और सहज मुस्कान चेहरे पर सजाए, चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन ने यान और क्रूएल ड्वाइट से कहा कि अगर वो अपनी आखिरी रात सही सलामत गुजारना चाहते हैं तो जल्दी से वहां से हट जाएं। उनकी बातें सुनने में तो बड़ी मामूली लग रही थीं, पर उनके पीछे की चेतावनी किसी तलवार से कम तेज नहीं थी। अखाड़े में जैसे सन्नाटा छा गया। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था और मुश्किलें अभी बाकी थीं, जब चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन के कहने पर अखाड़ा नंबर 3 में एक मीटिंग बुलाई गई। जहां अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा और नफरत थी, वहां अब अनुशासन था। हर कैडेट को महसूस हो रहा था कि असली फैसला अब आने वाला है। उनकी मेहनत और हिम्मत की थोड़ी बहुत तारीफ करने के बाद गुरुजी का अंदाज बदल गया। 1000 में से सिर्फ 200 कैडेट ही आखिर तक टिक पाए थे, जैसे समंदर अब एक झील बनकर रह गया हो। फिर भी डेमियन ने इसे एक अच्छा नतीजा बताया, जो इतनी तकलीफों और रगड़ाई के बाद मिला था। अपनी बात के बीच में डेमियन ने बड़े ही सटीक तरीके से आखिरी स्कोर के बारे में बताया। कुल नंबरों का आधा हिस्सा यानी 50% ताकत और फुर्ती के आधार पर तय होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। शरीर जो करके दिखाएगा वही कागजों पर दर्ज होगा। बाकी के 50% नंबर माना की रीडिंग के आधार पर मिलेंगे, वो अनदेखी ताकत जो तय करती है कि कौन कितना माहिर है। सिर्फ जोर से वार करना या तेज भागना काफी नहीं था, जब जरूरत पड़े तो अंदरूनी ताकत का साथ देना भी जरूरी था। बहुतों के लिए यही अनदेखा हिस्सा सबसे डरावना था। डेमियन ने आगे बताया कि अब इन लड़कों के साथ सिर्फ उन मामूली नंबरों वाले कैडेट्स की तरह सुलूक नहीं किया जाएगा। ट्रेनिंग ने उन पुराने लेबल्स को मिटा दिया था। नंबर की जगह उन्होंने एक नई और खास पहचान का वादा किया, कुछ ऐसा जो उन्होंने खुद कमाया है और जो साये की तरह उनके साथ रहेगा। जैसे ही डेमियन ने इंपीरियल नाइट शब्द का इस्तेमाल किया, वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। सबकी फटी आंखों और तनकर खड़े कंधों से उनकी हैरानी साफ दिख रही थी, जैसे उस नाम में ही कोई भारी वजन हो। माहौल एकदम बदल गया। अचानक ये सिर्फ पास होने की खुशी नहीं रही, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत बन गई। उन्होंने बड़े ही साफ तरीके से इस पद के 10 रैंक के बारे में बताया। 10वां रैंक उसका था जिसने अभी अभी माना की ताकत को पहचाना हो, 9वां रैंक उसे मिलता जिसके पास अपना डंजियन हो, 8वां रैंक वाला अपनी खास तलवार बुला सकता था और 7वां रैंक वाला किसी भी चीज में अपनी ऊर्जा भर सकता था, जिससे वो औजार उसके शरीर का हिस्सा बन जाए। 6ठे रैंक वाला सीधे अपने शरीर या तलवार पर जादू कर सकता था। 5वां रैंक उसे मिलता जो इतनी आसानी से ऊर्जा के साथ तलवार चलाता जैसे वो कोई खेल हो। और चौथे रैंक वाला तो और भी आगे था,
वो अपनी इच्छा शक्ति से कोरी ऊर्जा की तलवार बना सकता था। जैसे थकान उन पर हावी हो रही हो, डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप हो गए। फिर उन्होंने वादा किया कि पूरा रिजल्ट सुनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत पहले नंबर से होगी। उनकी आवाज में इतना भरोसा था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। कैडेट्स के दिल किसी जंग के नगाड़े की तरह धड़क रहे थे। पहला नाम यान का लिया गया, बड़ी ही साफ आवाज में, बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे पहले से ही तय हो कि वही अव्वल आएगा। उसकी मेहनत के लिए उसे एक खास नाइट रैंक दिया जाना था, जिसमें इज्जत भी थी और बड़ी उम्मीदों का बोझ भी। फुसफुसाहटें शुरू तो हुई पर उस ऐलान के वजन के आगे जल्द ही शांत हो गईं। स्पेशल यूनिट के सबसे बेहतरीन कैडेट्स के लिए बना ये हॉस्टल इतना शानदार था कि यकीन करना मुश्किल था। ऊंची छतें और बेहतरीन बनावट इसे किसी रईस की हवेली जैसा लुक दे रही थी। यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात थी, चमकती लकड़ी, साफ बिस्तर और एक अलग ही ठाट-बाट। कमरे में चलते हुए एक लड़के ने दूसरे से शिकायत की कि सालों हो गए उसने एक ढंग के बिस्तर पर नींद नहीं ली। उसकी आवाज में कोई ड्रामा नहीं था, बस एक थकान थी जो पत्थर या पुआल पर रातें बिताने के बाद आती है। उसे चलते हुए देखकर लग रहा था कि उसका शरीर बस आराम के लिए तरस रहा है। यान को इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि मोमोन को इंपीरियल नाइट्स के रैंक के बारे में इतनी कम जानकारी है। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई विद्वान पढ़ना न जानता हो। फिर यान ने सोचा कि शायद 1000 साल पहले भी ये बातें सबको पता नहीं होती होंगी, कुछ सच हमेशा बंद कमरों में ही रखे जाते हैं। तो यान बड़े ही आसान शब्दों में उस जादूगर मोमोन को ये पूरा सिस्टम समझाने लगा। उसने बताया कि नाइट्स को जादुई हलकों की तरह अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। हर रैंक काबिलियत की एक हद तय करती है। ये सिर्फ ताकत की सीढ़ी नहीं थी, बल्कि इस बात का नक्शा भी था कि कोई किस तरह की जंग में जिंदा बच सकता है। यान ने आगे बताया कि ज्यादातर लोग 7वें या 8वें रैंक तक ही पहुंच पाते हैं। कागज पर ये भले ही कुछ खास न लगे, पर ये इतना तो था ही कि इंसान अकेले मॉन्स्टर्स का शिकार कर सके और धूल में मिलने से बच जाए। असलियत में इन नीचे के रैंक वालों को भी काफी खतरनाक ही माना जाता था। लेकिन एलीट 4 को छठा रैंक मिलता था, एक ऐसा मुकाम जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता था। बाकी कैडेट्स में से कोई भी उन्हें आसानी से नहीं हरा सकता था। इस उम्र में वो रैंक हासिल करना इस बात का सबूत था कि वो वाकई में सबसे बेहतरीन हैं, जिनसे बड़े बड़े साम्राज्य भी अंदर ही अंदर डरते हैं। उस बहादुर कैडेट के पीछे से लेडी लोरेना बियोवुल्फ बड़े ही सलीके से नजदीक आईं। पास आते ही उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, जैसे वो हर चीज को गौर से देख रही हों। उन्हें लगा कि पिछले 2 सालों में यान काफी बदल गया है, वो पहले से ज्यादा सतर्क, शांत और उसे समझ पाना मुश्किल हो गया है। उस लंबे लड़के को गौर से देखते हुए लोरेना को एहसास हुआ कि यान को इतने पास से देखे हुए कितना वक्त बीत गया है। उसके बाल काफी बढ़ गए थे, जिससे वो पहले से ज्यादा बेपरवाह और साथ ही सलीके वाला भी लग रहा था। वक्त ने उसे सिर्फ लंबा ही नहीं किया था, बल्कि उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही ठहराव ला दिया था। यान, जो कभी खुद को एक बेपरवाह साथी मानता था, उसने भी लेडी लोरेना में आए बदलावों पर गौर किया। वो पहले से ज्यादा समझदार लग रही थी, उसका अंदाज अब पहले जैसा हड़बड़ी वाला नहीं था। पुरानी वाली वो लड़की अब भी वही थी, बस अब वो पहले से ज्यादा मच गई थी। लोरेना ने कुछ बोलना चाहा, पर क्रूएल ड्वाइट के साथ जो हुआ उसकी याद ने उसके लफ्ज गले में ही रोक दिए। यान ने बड़े ही आराम से उसे फिक्र न करने को कहा। उसने बताया कि उसके पास मरहम है, अगर उसे तबीयत कुछ ठीक न लगे तो उसने ये मदद बड़ी शालीनता से पेश की।
लोरेना के दिमाग में उथल पुथल मच गई। यान ने वो काम क्यों किया जिसके लिए किसी ने कहा ही नहीं था। ये मदद काम की तो थी, पर कुछ ज्यादा ही सही समय पर दी गई थी। क्या उसे सच में उम्मीद थी कि वो क्रूएल ड्वाइट से हार जाएगी, या फिर उसे वो खतरे दिख रहे थे जिन्हें वो खुद मानना नहीं चाहती थी? उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिखा, और वो उस पर भड़क गई कि वो ऐसा व्यवहार न करे जैसे वो सिर्फ 5वें रैंक की वजह से जीत गया है। उसने जोर देकर कहा कि रैंक सिर्फ एक नंबर है, कागज पर लिखी स्याही और एक लेबल मात्र। गुस्से में उसके शब्द थोड़े ज्यादा ही कड़वे निकल गए। पर उसकी बातों के पीछे एक हकीकत भी थी। हजारों नाइट्स 5वें रैंक तक पहुंचने का सपना देखते हैं, जहां इंसान अपनी अंदरूनी ताकत पर काबू पा लेता है। ये वो मुकाम था जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं छू पाते। और 17 साल की उम्र में इसे हासिल करने वाला इकलौता इंसान राजकुमार लियोन कैवलन था, इसलिए यान की इस कामयाबी को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। गुस्से में एक लंबी सांस छोड़ते हुए लोरेना वहां से मुड़ी और जाते जाते एक कड़वी बात कह गई। उसकी ये नई हेयर स्टाइल उस पर बिल्कुल नहीं जंच रही। ये बात उसने बड़ी बेपरवाही से कह दी। शायद उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी जुबान कितनी कड़वी हो सकती है। यान के चेहरे पर एक पल के लिए दुख दिखा, पर उसने उसे फौरन छिपा लिया। हॉस्टल के उस लंबे गलियारे में चलते हुए लोरेना का गुस्सा अब बेचैनी में बदल गया। वहां बड़ी शांति थी, और चमकती दीवारें जैसे उसे उसकी ही शर्मिंदगी याद दिला रही थीं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बेशर्मी वाली हरकत की है। उसने बिना वजह उस पर वार किया जिसने उसे कोई ठेस नहीं पहुंचाई थी। उसके सामने खड़े एक आदमी ने हंसते हुए लोरेना के 5वें रैंक का जिक्र किया, जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रहा हो। उसने ताना मारा कि राजकुमार लियोन की वजह से लोरेना इस कैटेगरी की सबसे कम उम्र की नाइट नहीं बन पाई। बड़े अफसोस की बात है, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। लोरेना ने अपने बड़े भाई से किसी भी तरह की तुलना करने से मना कर दिया और उस आदमी की बातों को बचकाना समझकर अनसुना कर दिया, भले ही वो बात उसे चुभी थी। मोमोन को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि 5वां रैंक इतना बड़ा मुकाम है। उसके लिए ताकत के मायने हमेशा अलग रहे थे। पर यान को बार बार लोरेना की वही बात याद आ रही थी जो उसने उसके बालों के बारे में कही थी। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने मान लिया, भले ही सिर्फ अपने आप से, कि शायद वो सही कह रही थी। मोमोन को समझ नहीं आ रहा था कि यान, जिसे वो अब भी बड़े प्यार से लड़का ही बुलाता था, अपनी ताकत दिखाने के बजाय उसे छिपा क्यों रहा है। मोमोन के हिसाब से ताकत दिखाना ही आगे बढ़ने का सबसे तेज रास्ता था। उसे लगा कि ताकत छिपाना तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में मशाल बुझा देना। लेकिन यान को लगा कि यही बेहतर है कि कोई भी उसकी असली ताकत न देख पाए। उसने मोमोन को ये बात समझाई और उसी वक्त उसके माथे पर बनी जादुई मुहर हल्की सी चमकी, जैसे वो भी उसकी बात से सहमत हो। एक ऐसी दुनिया में जहां हुनरमंदों का शिकार किया जाता है, वहां राज ही आपकी ढाल होते हैं। चेहरे पर एक तेज मुस्कान लाते हुए उस कैडेट ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया। वो अपनी ताकत का बस उतना ही हिस्सा दिखाएगा जितना लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी हो, बिल्कुल किसी पतंगे के लिए चारे की तरह, जबकि अपनी असली आग को वो परछाइयों के पीछे ही छिपा कर रखेगा। दिखावा नहीं, बल्कि खुद पर काबू ही उसका हथियार होगा। ट्रेनिंग सेंटर की एक इमारत जो काफी ऊंची और सीढ़ियों वाली थी, वहां एकदम सन्नाटा था। कदमों की आवाज भी इतनी साफ आ रही थी मानो गलियारों को किसी खास फैसले के लिए खाली कर दिया गया हो। वो शांति जानबूझकर बनाई गई लग रही थी, जहां खुद की सांसें भी शोर कर रही थीं। चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन अपने एक असिस्टेंट के साथ चल रहे थे और दबी आवाज में बात कर रहे थे कि कैसे यान ने सबको डरा दिया है।
उन्होंने माना कि उन्हें इतने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी, खासकर वापस आने के इतने कम वक्त बाद। उनकी बातों में चिंता साफ झलक रही थी, भले ही वो उसे जांच परख का नाम दे रहे हों। डेमियन ने उस काले भेड़िए का जिक्र किया। उनकी आवाज में जिज्ञासा थी, क्योंकि यान को कभी ऐसा कुछ बुलाना सिखाया ही नहीं गया था। ये बात उनकी ट्रेनिंग से मेल नहीं खा रही थी, और अक्सर ऐसी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अब डेमियन को शक हो रहा था कि क्या उस कैडेट ने डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो इतनी खतरनाक थी कि किसी का भी नाम खराब कर सकती थी। उनके पीछे चलते हुए असिस्टेंट ने टोकने की कोशिश की, पर वो झिझक रहा था, जैसे हर शब्द के लिए उसे सजा मिल सकती हो। उसने खुद को संभाला और बोलने की हिम्मत जुटाई, जो उस लंबे गलियारे में बड़ी कमजोर लग रही थी। यहाँ तक कि उसकी सांसें भी बड़ी संभली हुई थीं। पहले माफी मांगते हुए असिस्टेंट सीनियर इंस्ट्रक्टर जेक ने आखिरकार अपनी बात कह दी। डेमियन का यान से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। उसने ये भी कहा कि ऐसी वर्जित तकनीकों का इस्तेमाल सेंटर के नियमों के खिलाफ होगा, चाहे वो कोई भी करे। उसकी ये बात हवा में किसी नंगी तलवार की तरह लटक गई। एक एक शब्द सुनने के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन रुके और मुड़े। उन्होंने जेक की आंखों में बड़ी ही ठंडी नजरों से देखा। गलियारा जैसे और भी संकरा हो गया हो, मानो इमारत खुद उनकी बातें सुन रही हो। डेमियन के चेहरे पर उनका रुतबा साफ झलक रहा था। जेक ने फौरन जवाब दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने किस मुसीबत को बुलावा दे दिया है। उसने अपनी बातें बड़ी तेजी से कह दी। शायद उसे लगा कि जल्दी बोलने से वो बच जाएगा। उसने डटे रहने की कोशिश तो की, पर अंदर ही अंदर उसका शरीर कांप रहा था। डेमियन को लगा कि जेक अब हदें पार कर रहा है, और उन्होंने बड़े ही ठंडे अंदाज में उसे याद दिलाया कि अभी हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ है। फिर उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में पूछा कि जेक ने कब से अपनी राय ऐसे देनी शुरू कर दी जैसे वो उनके बराबर हो। ये कोई सवाल नहीं था, ये बड़ी शालीनता में लिपटी हुई एक चेतावनी थी। जेक का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पर डेमियन ने कोई बहस या भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस जेक से कमरा साफ करने को कहा, क्योंकि उनके जाने का वक्त हो गया था। उन्हें वहां से ऐसे निकाला जाना उसे और भी बुरा लगा। अकेले होने पर जेक ने राहत की सांस ली, जैसे वो गहरे पानी से बाहर आया है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो उस पूरी बातचीत को अपने हिसाब से तौल रहा था। उस शांति में उसने वो नतीजा निकाला जो उसे सबसे सही लगा। उसने ये मान लिया कि अब चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन के फैसले पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब उनके काम में निजी लगाव आड़े आने लगा है। ये ख्याल डरावना तो था, पर उसे अब इसी बात का यकीन हो गया था। और जब बाद में उसने ये बात बताई, तो उसके पीछे खड़े वो साथी जो चुपचाप सब देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे, भी उसकी बात से सहमत थे। सीनियर इंस्ट्रक्टर जेक का दिमाग किसी जंजीर की तरह वापस यान पर अटक गया, और उसकी आंखों में नफरत साफ झलकने लगी। अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं रह गया था, ये एक ऐसी आग बन गई थी जिसे फौरन बुझाना जरूरी था। उसने खुद से कहा, इसे अभी खत्म करना होगा, क्योंकि उस कैडेट को एक दिन भी और जिंदा छोड़ना मुसीबत को जड़ पकड़ने देने जैसा था। उस बड़े से हॉल के सामने ऊंचे ऊंचे दरवाजे किसी पहरेदार की तरह खड़े थे, जैसे वो अंदर की दौलत और सन्नाटे की रखवाली कर रहे हों। उनके पीछे एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसकी छत पर एक शानदार झाड़फानूस लटका था, जिसकी कांच की बूंदें हल्की सी रोशनी में भी चमक रही थीं। वहां की हवा में ही रसूख की महक थी, पॉलिश की हुई लकड़ी, ठंडा पत्थर और पुराने अधिकार का एहसास। हॉल के दूसरे छोर पर एक थका हुआ नौजवान एक बड़े से सोफे पर चुपचाप सो रहा था। उसकी सांसें बिल्कुल शांत और एक लय में चल रही थीं।
सोफे के गद्दे उसे ऐसे संभाले हुए थे जैसे वो बने ही उसकी थकान मिटाने के लिए हों। उस खामोशी में उसकी चलती सांसें ही इस बात का सबूत थीं कि वक्त अभी रुका नहीं है। वो यान था, अब वो पहले जैसा दुबला-पतला कैडेट नहीं रहा था जिसे लोग जानते थे, बल्कि पिछले 1 साल में वो काफी ताकतवर हो गया था। उसके कंधे चौड़े हो गए थे, बाजुओं में मेहनत से बनी मांसपेशियां साफ दिख रही थीं, और सोते हुए भी उसके शरीर में एक अलग ही मजबूती महसूस हो रही थी। उसका शरीर अब सिर्फ ट्रेनिंग से बना हुआ नहीं, बल्कि तपकर फौलाद जैसा लग रहा था। वो योद्धा जिसने माउंटेन ऑफ ब्लेड्स में दानवों को धूल चटाई थी, वो इतनी शांति से सो रहा था जैसे उसने मौत को इतनी बार करीब से देखा हो कि अब उसे सपनों से डर नहीं लगता। उसका चेहरा शांत था, पर माथे पर एक हल्की सी सिकन थी, जैसे उसकी इच्छा शक्ति नींद में भी हार मानने को तैयार न हो। पल भर के लिए ऐसा लगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसकी इस नींद में खलल नहीं डाल सकती। लेकिन अंधेरे में कुछ था जो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। एक कोने से, जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी, दो चमकती हुई आंखें यान को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ताक रहा हो। एक दबी हुई हंसी सुनाई दी, इतनी हल्की जैसे धूल गिर रही हो, लेकिन उस हंसी में एक अजीब सी बेताबी और क्रूर खुशी छिपी थी।